जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी सेक्शन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। और वैसे दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वह बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार सरकार द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यह समान रूप से उपयोगी है। और ख़ास करके मेरा फोकस जो है बीपीएससी पर है, जो आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो है 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली है। लेकिन उसमें अभी संशय है, चूँकि इसके पहले जब पीडी का जब मार्च मैं सीरीज देखा तो वहाँ 30 अप्रैल का डेट जो है, यह जो है परीक्षा का था, वह नवोदय विद्यालय में जो बच्चे 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिला लेते हैं उनसे संबंधित था। वहीं मुझे मन में संशय था कि कहीं ना कहीं यह बीपीएससी को जो है प्रभावित करेगा और अंततोगत्वा जो है आयोग को इस पर अपना जो है कदम उठाना पड़ा। और लग रहा है कि एग्ज़ाम की तिथि जो है संशय में है और 2-4 दिन या 1 हफ्ता का हेर फेर जो है होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ दोस्तों मैं यह भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो गलती, चूँकि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करता हूँ, इसके बारे में कभी मौका मिलेगा और जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जो गलती मैं किया हूँ या बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं और उनसे सीख नहीं लेते हैं, उसको जो है मैं अपने से शेयर कर रहा हूं कि आप लोग भी ऐसा गलती न करें। चूँकि पहले जो है बीपीएससी एक पंचवर्षीय योजना होती थी, तो बच्चे क्या करते थे, पीटी की तैयारी पहले करते थे, पीटी परीक्षा देने के बाद जो है वो मेंस में लग जाते थे। लेकिन इधर जब से कैलेंडर जो है बीपीएससी अपना अपडेट किया है, तब से प्रत्येक वर्ष जो है पीटी की परीक्षा आयोजित हो रही है और समय समय पर जो है बीपीएससी अपना जो है रिजल्ट भी दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है यह ध्यान दें कि वैसे कहा भी जाता है किसी भी जो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीटी के लेवल पर हम इस तरह से तैयारी करते हैं कि हमारा लगभग जो है 70% जो है मेंस क्लियर हो जाए। यह पंचवर्षीय योजना वाली कहानी अब खत्म है। और मेरी इस विचारधारा से या मेरी इस बात से अगर जो है एक आदमी को भी जब लाभ होगा तो मैं जो है अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली जो है समझूंगा। तो दोस्तों, यहाँ जो ये नीति निर्देशक तत्व है, तो वैसे जो है आप लोग लुसेंट और क्रॉन पढ़ते होंगे या अन्य पुस्तकों का सहारा लेते होंगे, लेकिन मैं बार बार जो है बोलता हूँ कि अब मेरा प्रयास जो है एक अद्वितीय है और मैं जो है इस तरह से टॉपिक को जो है यहाँ लेकर चल रहा हूँ, चाहे पीटी हो, ये जो पॉलिटी का सेक्शन हो या हिस्ट्री का सेक्शन हो, जो हमारा मेंस के साथ साथ जो है, और ख़ास करके पॉलिटी में जो है पीटी के साथ साथ जो है मेंस का भी जो है हमारा कम से कम जो है इस टॉपिक से संबंधित जो है यानी पॉलिटी से सेक्शन से संबंधित जो है हमारी तैयारी जो है मुकम्मल हो। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो है मैं आज का क्लास जो है शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड कहूँगा, जिसको मैं श्याम पर यहाँ जो है व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती है। यानी दोस्तों, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करता है। इसको हम दोनों तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि चील जो है इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में रूप में प्रयोग होता है। अगर जो है नर कहेंगे नर चील और मादा चील, इस तरह से जो है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग आज शुरू करेंगे नीति निर्देशक तत्व, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे संक्षेप में डीपीएसपी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में सबसे पहले हम लोग जो है इसको एक फॉर्मेट की तरह पढ़ेंगे, जैसे इस जो है नीति निर्देशक तत्व का परिचय और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, नीति निर्देशक तत्व की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद से बारी बारी से जो है सभी संविधान
नीति निर्देशक तत्वों का महत्व के बारे में जानेंगे। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको जो है हम लोग क्रमवार जो है देखेंगे। और उसके बाद जो है अंत में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण जो वर्तमान में जो संविधान विशेषज्ञ हैं वे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अंत में जो है इसके आलोचना को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के सेशन को खत्म करेंगे। और दोस्तों एक ही वीडियो में नीति निर्देशक तत्व जो है पीटी और मेंस की दृष्टि से या समान रूप से जो है लाभकारी होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार जो है 1937 में निर्मित स्पेन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया। क्योंकि दोस्तों इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान पर कौन कौन से विदेशी स्रोतों का प्रभाव पड़ा है, तो वहां हम लोग देखे थे कि नीति निर्देशक तत्वों का जो है कहां से शामिल किया गया है, आयरलैंड से शामिल किया गया है। तो वहीं यहाँ हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया। लेकिन दोस्तों आयरलैंड में भी इस तथ्य को जो है भाग को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व जो है संविधान की जो है आत्मा एवं दर्शन है। और एक जो है संविधानविद जो है यानी संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में दोस्तों कि निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान यानी निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परिचय के बाद से निर्देशक तत्वों की विशेषता। तो निर्देशक तत्वों की विशेषता में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यहाँ बारी बारी से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये संवैधानिक निर्देश कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अर्थात जो है राज्य कोई भी जो है एक विधान बनाती है या अपने जो है चुनावी घोषणा में अपना मेमोरेंडम लाती है तो वहां जो है इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित है नहीं है, यानी निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है दोस्तों, गैर न्यायोचित है। अर्थात जो है इनका हनन होने पर किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में जो है नहीं जाया जा सकता है, यानी न्यायालय जो है द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, न कि जो है पुलिस जो है राज्य की स्थापना, जो औपनिवेशिक काल में था। अंग्रेजों के समय में जो है दोस्तों वहां जो है पुलिसिया जो है कानून चलता था। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमारा संविधान क्या कहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इसके आगे जो है दोस्तों ये वे विचार हैं, यानी निर्देशक तत्व की विशेषता में लोग देखेंगे कि ये वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में जो है कार्य करेगी। यानी जो है जो सरकार होगी उनके यह मार्गदर्शन करेगी निर्देशक तत्व, और इसी का अनुरूप जो है सरकार जो है लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों का न्यायोचित कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है निर्देशक तत्वों की विशेषता जो है देखे, और निर्देशक तत्वों का महत्व भी, निर्देशक तत्वों के महत्व में भी जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान है। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इस तरह से जो है निर्देशक तत्वों की और भी बहुत सारी जो है बातें हैं जो हमारे संविधान में है। अब हम लोग देखेंगे हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लिखित जो निर्देशक तत्व हैं उनमें कौन कौन से जो है अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा,
यानी दोस्तों हम लोग जो मूल अधिकार पढ़े थे, जिसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा जो है का वर्णन है, वहीं यहाँ भी जो है अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। यानी चूंकि ये गैर न्यायोचित है, अर्थात न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी जो है देश के शासन में इसे मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य जो है कोई भी विधि अगर बनाती है तो इन सिद्धांतों को जो है अपने विधि में समावेश करेगी। अनुच्छेद जो है 38 में दो बातें हैं। 38(1) में जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना, ये सभी जो है अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में जो है बहुत सारे प्रावधान है, जिसमें 39 में जो है 39 में क ख करके दिया है। 39 क नहीं दोस्तों, 39 क जो है अनुच्छेद अलग है, लेकिन 39 में जो है क में कह रहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, यानी जो भी भौतिक संसाधन है उसको जो है समान रूप से जो है बंटवारा किया जाएगा और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी उत्पादन है, उसका साधन जो है एक जगह जो है केंद्रित न होकर उसको विकेंद्रित जो है यहाँ स्वरूप प्रदान करता है हमारा संविधान। स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि अगर किसी कार्यालय में किसी काम के लिए पुरुष जो है वहां पे अगर अर्हत है तो उसी काम के लिए अगर महिला भी वहां नियुक्त है तो पुरुष को जितना सैलरी मिलेगा उतना ही महिला को भी सैलरी मिलेगा। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना, ये भी जो है राज्य का जो है यह शक्ति है कि राज्य जो है ऐसे जो है काम करेगा जिसमें कोई मासूम बच्चों को जो है उनके उम्र के हिसाब से जो है किसी जो है काम में जबरदस्ती जो है न लगाया जाए और उनका जो है दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े। यानी कोई व्यक्ति जो है अगर जो है मजबूर है, अगर जो है उसकी स्थिति सही नहीं है तो उसे विवश होकर जो है कोई ऐसा काम जो है न कराया जाए जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या देश हित में न हो। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बच्चों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये सभी जो है अनुच्छेद 39 में है। अब 39 जो है क क्या कहता है दोस्तों, तो 39 क कहता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। यानी अगर कोई व्यक्ति गरीब है, लाचार है, अगर वह जो है पुलिस हिरासत में जाता है, उसको जो है उतना धन नहीं है कि वह जो है वकील रख सके, तो यहाँ जो है सरकारी वकील जो है उसका केस जो है लड़ते हैं। इस तरह का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद 40 है, जिसकी जो है वैधानिक शक्ति जो है अनुच्छेद 73वां और 74वां संविधान जो है संशोधन करके दिया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कुछ दशाओं में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना, यानी ग्राम पंचायत का गठन करना और उन्हें जो है स्वायत्त शासन यानी बिल्कुल स्वतंत्र शासन, उसमें कोई जो है न केंद्र का हस्तक्षेप हो और न राज्य का हस्तक्षेप हो, इस प्रकार जो है उसे जो है स्वायत्त शासन जो है की इकाई के रूप में मान्यता देना और जो है
उसके कार्य करने की शक्तियों व प्राधिकार का जो है भी बात किया गया है। अनुच्छेद 41 में जो है दोस्तों कहा गया है कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का इसमें वर्णन है। बेरोजगारी मतलब इसी से परिप्रेक्ष्य जो है दोस्तों, जब लॉकडाउन आया था तो भारत सरकार जो है प्रत्येक जो है बेरोजगारों को खाता में जो है 2-2 हजार रुपये कई किस्तों में स्थानांतरित की, वह इसी से संबंधित जो है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है दोस्तों, तो कार्य करने की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का, यानी काम अगर करेंगे तो ऐसा काम हो जो न्याय संगत हो, यानी जो है गैर कानूनी न हो, और जो है मानवीय दशाओं का, यानी ऐसा जो है काम जिसमें मानव की गरिमा जो है भी बनी रहे जो है दोस्तों। तो मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 43 में कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो है मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ कि अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन है, और 41, 42, 43 जो है यह तीनों अनुच्छेदों को आप लोग इस क्रम में याद कर सकते हैं कि 41 में कुछ दशाओं में विशेषता जो है बुढ़ापे, बेरोजगारी आदि में काम और शिक्षा जो है काम यानी पाने का अधिकार, और 42 में जो है कार्य की न्याय संगत अवस्था, यानी ऐसा सिचुएशन जिसमें मानव की गरिमा के साथ जो है आदमी काम कर सके। 2 सिचुएशन हो गया। और तीसरा का जो है जब हम काम करेंगे तो हमें जो है निर्वाह मजदूरी भी मिले। इस प्रकार जो है हम 41, 42, 43 इस क्रम में याद कर सकते हैं। और 43 क्रम है दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे 43 ख, जिसमें सहकारी समितियों का उन्नयन के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसे हमारे संविधान में जो है जोड़ा गया। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, चूंकि 4-4 दोनों में 4-4 है, ये समान है। इस प्रकार जो है इसको याद करने के जो है दृष्टि से हम कैसे जो है इसको अपनी जो है समझ बनाएंगे। तो 44 में 4 बराबर है, यानी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। और इस प्रकार जो है दोस्तों हमारे देश में जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें एकमात्र ऐसा राज्य जो है गोवा है जिसमें यह अनुच्छेद 44 जो है दोस्तों लागू है। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें अनुच्छेद 44 का जो है लागू है, तो वह गोवा एकमात्र राज्य है। और 44 मतलब समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है तो दोस्तों, तो इसमें जो है समान सिविल संहिता में जो है विवाह, विच्छेद, तलाक आदि जो है का वर्णन इसमें है, यानी सबके साथ जो है एक समान जो है नियम होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हम यह भी बात नहीं भूलेंगे कि हमारा देश जो है बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म जो है वाला देश है, यानी हमारे देश में भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं। इस तरह जो है ये 44 जो है पूरे देश में लागू करना संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल हेतु जो है का प्रावधान है, और ये जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन की बात इसमें कही गई है, और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, यानी सामाजिक अन्याय भी न हो किसी व्यक्ति को का जो है, और उसका जो है सामाजिक शोषण भी न हो, इसकी जो है सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 47 में दोस्तों लोगों के पोषाहार स्तर अर्थात जो भोजन होगा, जो डाइट होगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है, यानी पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा इसी पोषाहार स्तर के संबंध में जो है दोस्तों भारत सरकार जो है ये 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया करके जो है गेहूं जो है चावल देती है और मोटे अनाज देती है। इसी में जो है इसका उल्लेख है, या सरकारी विद्यालयों में जो है MDM जो है का जो है
चलाया जाता है, वो भी जो है दोस्तों पोषाहार स्तर को उठाने के लिए ही जो है ये क्रियान्वित किए गए हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों लोक स्वास्थ्य यानी हेल्थ की बात कही गई है के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध की बात करता है हमारा संविधान। और ये जो है अनुच्छेद 47 जो है दोस्तों कई बार पूछा भी गया है, और सेकेंड सीजीएल का जब मेंस हुआ था उस समय में भी जो है यह पूछा गया था। अनुच्छेद 48 में क्या कहता है दोस्तों, तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना और गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और उनका सुधार करना और जो है उनके वध पर जो है प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 48 को क्या कहता है, तो पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास जो है हमारी सरकार जो है करेगी। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 कहता है दोस्तों कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु कदम उठाना, यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, यानी दोनों के बीच में जो है इसमें बंटवारा किया गया है। अनुच्छेद 51 करता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के जरिए, यानी जो है लड़ाई युद्ध नहीं करके दोनों के बीच जो है मध्यस्थता करके जो है और जो है निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। तो दोस्तों अगर जो है एक बार थोड़ा सा जो है अगर रिव्यू हम डाल लें, अनुच्छेद 36 क्या कहता है, तो राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 47 क्या करता है, तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश की जो है शासन मूलभूत माना गया है। अनुच्छेद 38 जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है बनाएगी। अनुच्छेद 39 जो है क्या कहता है, इसी में जो है 39 में है कि समान जो है काम के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री सभी के लिए आजीविका के जो है पर्याप्त साधन प्राप्त करना। और अनुच्छेद जो है 39 का कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो इस प्रकार जो है हम सीक्वेंस में थोड़ा सा जो है इसको एक दो बार पढ़ेंगे दोस्तों तो याद हो सकता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में हमें जो है काम करने का पाने का अधिकार है। 42 में जो है काम का जो है मानवोचित दशा हो। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है, वह जो है उसमें हमको निर्वाह मजदूरी की बात करता है। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है दोस्तों, समान नागरिक संहिता की बात करता है। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष कम आयु के बच्चों का जो है शिक्षा की बात करता है। और 47 क्या करता है, यह पोषाहार स्तर के बारे में इसमें वर्णन है। और मादक व पेय पदार्थों पर निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार होगा। अनुच्छेद जो है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद जो है 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु इसमें बात कही गई है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग 1 मिनट में पूरे जो है अनुच्छेद को रिव्यू कर लिए। अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो वैसे तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण हमारे मूल संविधान में नहीं है, लेकिन यहाँ जो है संविधान विशेषज्ञों द्वारा, न्यायविदों द्वारा इसको जो है 3 जो है आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक जो है गांधीवादी तत्व, दूसरा का जो है समाजवादी तत्व और तीसरा जो है उदारवादी तत्व। तो इसमें जो है गांधीवादी तत्व में जो है दोस्तों जो हम लोग देखेंगे कि गांधीवादी जो है विचारधारा पर, ये जो है गांधीवादी तत्व जो है गांधी जी के विचारों पर, यानी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों गांधी जी के द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 है, 43 ख है, 46 है, 47 है, 48 है।
ये जितने भी अनुच्छेद हैं वे जो है गांधीवादी तत्व के आधार पर जो है स्थापित हैं। और समाजवादी तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे तो दोस्तों ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। ये समाजवाद के जो है आलोक में है तथा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका जो है खींचते हैं और जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक जो है न्याय सुनिश्चित करना है। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 38 है, 39 है, 39 क है, 41 है, 42, 43, 43 क और 47, ये जितने भी अनुच्छेद हैं इन अनुच्छेदों में जो है समाजवादी तत्व का जो है सार उसमें नजर आता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उदारवादी तत्व। तो उदारवादी तत्व यानी इसमें जो है बिल्कुल उदार प्रवृत्ति, इनमें उन तत्वों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधाराओं से संबंधित हैं। वे तत्व जो राज्य को निर्देश देते हैं तथा जिससे उदारवादी विचारधारा का आभास होता है। वे इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों उदारवादी तत्वों में, जैसे अनुच्छेद 44 है, 45 है, 48 है, 48 क है, 49 है, 50 है और 51 है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग देखें निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की गई है। बहुत ऐसे विद्वान जो है अपना अलग अलग विचार देते हैं, जिसमें जो है केटी शाह के शब्दों में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है वह एक ऐसा चेक है जिसे जो है बैंक की सुविधा के अनुसार जो है भुनाया जाएगा। और जो है गांधी जी जो है क्रिप्स मिशन के बारे में कहे थे कि एक ऐसा मतलब वही पोस्ट डेटेड चेक के बारे में गांधी जी कहे थे कि ऐसा चेक है जिसका तिथि जो है खत्म हो गया है। इसके बाद जो है दोस्तों निर्देशक तत्व की आलोचना में यह भी कहा गया है कि चूंकि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये गैर न्यायोचित है। एक और जो है इसमें है कि संविधान इन्हें मूलभूत तो घोषित करता है लेकिन इन्हें जो है बहुत सारी शक्तियां जो है नहीं देता है। इसमें बहुत जो है ऐसे समय पर विधायिका और जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इसमें टकराव की भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जो है यह इसका महत्वपूर्ण जो है ये भी आलोचना है। और अनुच्छेद 44 जो है अब तक लागू नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों मैं ऊपर बता दिया हूं कि अनुच्छेद 44 का क्या प्रावधान है, लेकिन इसकी आलोचना में हम लोग देखें तो अनुच्छेद 44 जो है एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे जो है अब तक जो है लागू नहीं किया गया है, एक जो है केवल गोवा राज्य को छोड़कर। तो दोस्तों हम लोग अभी इस प्रकार जो है देखे निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत जो है अपना हम एक अध्ययन जो है किए और इसके हर पहलुओं पर जो है हर पक्ष पर हम लोग जो है अपना जो है समग्र ध्यान दिए। इस प्रकार जो है दोस्तों आज के क्लास को यही मैं खत्म करता हूं। और जो है मैं एक बार फिर से जो है आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर जो है यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खास तौर पर दोस्तों ग्रुप में शेयर करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अपने दोस्तों को जो है एक दो दोस्तों को मोटिवेट कीजिए कि यहाँ जो है स्पेशल जो है बीपीएससी ओरिएंटेड जो है हम लोग क्लास शुरू किए हैं। तो इसको जो है आप लोग देखिए और इससे लाभ उठाइए। जो गलती हम कर चुके हैं और वह गलती आप न करें, इसकी जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को खत्म करता हूं। धन्यवाद।